एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लेट्स स्टडी फॉर यूपीएससी। तो जैसे कि आप सभी को पता है, हम अपनी इंडियन पॉलिटी जो एम लक्ष्मीकांत सर के द्वारा लिखी गई है उसकी एक पूरी सीरीज़ कवर कर रहे हैं। हर एक चैप्टर को हम पॉइंट टू पॉइंट एक्सप्लेन कर रहे हैं। फर्स्ट जो चैप्टर है वो हमने कवर कर लिया है। सेकेंड चैप्टर का आज हम सेकेंड पार्ट करेंगे। जो हमारे वीडियोज़ हैं वो चैनल पर अपलोड हैं, आप उन्हें भी जाकर देख सकते हैं। तो आज हम करेंगे सेकेंड पार्ट, ठीक है, जिसके अंदर हम कमेटीज़ जो थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की उन्हें अच्छे से डिस्कस करेंगे। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। कमेटीज़ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, ठीक है। अब कौन कौन सी कमेटीज़ थी जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लिए बनाई गई। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली अपॉइंटेड अ नंबर ऑफ कमेटीज़ टू डील विद डिफरेंट टास्क। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने जो ये कमेटीज़ थी वो क्यों बनाई? वो बनाई अलग अलग कार्यों को करने के लिए। डिफरेंट टास्क थे, अलग अलग टास्क करने थे, इसलिए उन्होंने अलग अलग कमेटीज़ इसके लिए बनाई, जिसके अंदर 8 मेजर कमेटीज़ थी और जो बाकी थी वो सारी माइनर कमेटीज़ थी। ठीक है, सबसे पहले आपको ये याद रखना है। सबसे पहले हम करेंगे मेजर कमेटीज़। मेजर कमेटीज़ कितनी है? 8। ठीक है, तो फर्स्ट जो मेजर कमेटी है यूनियन पावर्स कमेटी, इसके जो हेड हैं या चेयरमैन वो थे जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी ये सेकंड कमेटी है, इसके हेड भी जवाहरलाल नेहरू ही थे, या आप चेयरमैन कह लीजिए जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी सरदार पटेल। ड्राफ्टिंग कमेटी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। जो फिफ्थ मेजर कमेटी है वो है एडवाइजरी कमेटी ऑन फंडामेंटल राइट्स, माइनॉरिटीज़ एंड ट्राइबल एंड एक्सक्लूडेड एरियाज। ठीक है, इसके भी जो हेड थे वो कौन है? सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, अब जो एडवाइजरी कमेटी है उसकी भी सब कमेटीज़ बनाई गई। कौन कौन सी थी एक बार उन्हें भी देख लेते हैं। फंडामेंटल राइट्स सब कमेटी, माइनॉरिटीज सब कमेटी, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर ट्राइबल एरियाज एंड असम एक्सक्लूडेड एंड पार्शियली एक्सक्लूडेड एरियाज सब कमेटी। ठीक है, जो फोर्थ सब कमेटी है एडवाइजरी कमेटी की वो है एक्सक्लूडेड एंड पार्शियली एक्सक्लूडेड एरियाज अदर देन दोज इन असम सब कमेटी। फिफ्थ है नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर ट्राइबल एरियाज सब कमेटी। तो ये जो 5 हैं ये सारी जो सब कमेटीज़ हैं वो किसकी हैं? एडवाइजरी कमेटी की। अब जो हमारी 6th मेजर कमेटी आती है दैट इज़ रूल्स ऑफ प्रोसीजर कमेटी, जिसके जो हेड हैं वो हेड थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। स्टेट्स कमेटी फॉर नेगोशिएटिंग विद स्टेट्स वो थे जवाहरलाल नेहरू। स्टीयरिंग कमेटी के भी हेड कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये ठीक है, अब जो ये हमारी 8 हैं ये मेजर कमेटीज़ हैं और ये हमने अच्छे से कवर कर लिए हैं। इसमें जो इंपॉर्टेंट होंगी वो मैं आपको आगे चैप्टर में बताऊंगी अच्छे से, जो भी इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे। अब हम एक बार नज़र डाल लेते हैं माइनर कमेटीज़ पे। ठीक है, एक बार नज़र डाल लेते हैं माइनर कमेटीज़ पे। ये यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन अगर आप स्टेट लेवल की देखते हैं तो एक बार इन्हें देखने में कोई याद नहीं करनी है, बस देख लेना है। फर्स्ट इज़ फाइनेंस एंड स्टाफ कमेटी, सेकेंड क्रेडेंशियल्स कमेटी, हाउस कमेटी, ऑर्डर ऑफ बिजनेस कमेटी, एडहॉक कमेटी ऑन नेशनल फ्लैग। ठीक है, ये सिक्स्थ इज कमेटी ऑन फंक्शंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, एडहॉक कमेटी ऑन सुप्रीम कोर्ट, कमेटी ऑन चीफ कमिश्नर्स प्रोविंसेस। ठीक है, other committees are expert committee on the financial provisions of Union Constitution, linguistic provinces commission, special committee to examine the draft constitution, press gallery committee, ad hoc committee on citizenship। तो ये जो सारी पढ़ेंगे कौन सी थी? माइनर कमेटीज़। अभी इसमें कुछ इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, सिर्फ एक बार आपको देख लेना है, रटने की बिल्कुल कोई ज़रूरत नहीं है। अब हम जो इम्पॉर्टेंट कमेटीज़ है उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए इन जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी उनमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट कमेटी थी वो कौन सी थी? ड्राफ्टिंग कमेटी। ठीक है, तो जो ये सबसे इम्पॉर्टेंट कमेटी थी ये सेटअप की गई थी 29 अगस्त 1947 में। इसको क्या काम दिया गया था? इनको काम दिया गया था कि एक कॉन्स्टिट्यूशन का ड्राफ्ट तैयार करेंगे। ठीक है, इसके अंदर 7 मेंबर्स थे। कौन कौन थे? B.R. अम्बेडकर जो उसके प्रेसिडेंट थे या हेड थे। ठीक है, N. गोपाल स्वामी अयंगर, डॉक्टर K.M. मुंशी, अलादी कृष्णस्वामी अय्यर, सैयद मोहम्मद सदउल्ला, N. माधवराव, T.T. कृष्णमाचारी। ठीक है, ये जो 7 मेंबर्स थे इन्हीं की एक कमेटी थी और इनको काम दिया गया था कि कॉन्स्टिट्यूशन का ड्राफ्ट तैयार करें। ठीक है, इट प्रिपेयर्ड फर्स्ट ड्राफ्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इन February 1948। इन्होंने जो कॉन्स्टिट्यूशन का पहला ड्राफ्ट था वो तैयार किया February 1948 में। पीपल ऑफ इंडिया गिवन 8 months टू डिस्कस एंड प्रपोज अमेंडमेंट्स। और जो भारतीय नागरिक थे, ठीक है, पीपल ऑफ इंडिया थे, उनको 8 महीने दिए गए कि ठीक है आप उसको डिस्कस कीजिए, आपको कोई अमेंडमेंट कराना है, कोई चेंजेस कराने हैं वो हमें बताइए, हम उसके अकॉर्डिंगली इसको देखेंगे। मतलब इंडियन पीपल्स को ये वक्त दिया गया कि वो कॉन्स्टिट्यूशन को एक बार अच्छे से देख लें, समझ लें, उसके बाद अगर वो कोई अमेंडमेंट प्रपोज करना चाहते हैं तो उस प्रपोजल को भी वो उनके सामने रख सकते हैं।
After public comments, criticism and suggestions prepared second draft published in October 1948। अभी मैंने आपको बताया जो फर्स्ट ड्राफ्ट था वो तैयार किया गया फरवरी में, ठीक है, 1948 में। उन्हें लोगों को, जो इंडियन पीपल थे, उनको 8 महीने दिए गए कि उसको अच्छे से देख लें, समझ लें, कुछ प्रपोजल रखना चाहते हैं वो रख लें। आफ्टर पब्लिक कमेंट्स, क्रिटिसिज्म एंड सजेशंस, उन्होंने दूसरा ड्राफ्ट तैयार किया। कब? अक्टूबर 1948 में। ड्राफ्टिंग कमेटी टुक लेस देन 6 मंथ टू प्रिपेयर, ठीक है। और ड्राफ्टिंग कमेटी ने, उन्होंने 8 महीने दिए, उसके बाद अक्टूबर में उन्होंने दूसरा प्रपोजल, जो दूसरा ड्राफ्ट था, उसे तैयार किया और उन्हें सिर्फ 6 महीने से भी कम लगे उसे तैयार करने में, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे इनैक्टमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। Dr. B.R. Ambedkar introduced final draft in assembly on November 4, 1948, ठीक है। अब देखो, मैंने आपको बताया कि सेकेंड ड्राफ्ट तैयार हो गया था, ठीक है। उसी ड्राफ्ट को असेंबली में प्रेजेंट किया किसने? वही फाइनल ड्राफ्ट माना गया। किसने किया उसको रिप्रेजेंट? B.R. अम्बेडकर, ठीक है, भीमराव अम्बेडकर ने, ठीक है। उसकी पहली रीडिंग की गई। हैड डिस्कशंस फॉर 5 डेज, 5 दिन तक उस पर डिस्कशन चला, ठीक है। 4 नवंबर को उन्होंने रखा, 9 नवंबर तक उसके ऊपर डिस्कशन चलता है, ठीक है। सेकेंड रीडिंग क्लॉज बाय क्लॉज स्टार्टेड 15 नवंबर 1948 टू 17 अक्टूबर 1949, ठीक है। जो सेकेंड रीडिंग थी वो क्लॉज बाय क्लॉज की गई और वो कब स्टार्ट हुई? 15 नवंबर 1948 को, और कब ख़त्म हुई? 17 अक्टूबर 1949 को। यानी लगभग 1 साल का इसका टाइम पीरियड रहा, किसका? सेकेंड रीडिंग का, ठीक है। ड्यूरिंग दिस इंटरवल 7,653 अमेंडमेंट्स प्रपोज्ड। ये जो 1 साल का पीरियड था, इस बीच में कितने? 7,653 अमेंडमेंट्स प्रपोज किए गए, ठीक है, कि ये संशोधन इसके अंदर होने चाहिए। 2,473 एक्चुअली डिस्कस्ड, ठीक है, जिसमें से 2,473 को डिस्कस भी किया गया। थर्ड रीडिंग स्टार्टेड ऑन 14 नवंबर 1949। अभी फर्स्ट रीडिंग हमने पढ़ ली, सेकेंड रीडिंग हुई जिसका टाइम पीरियड 1 साल के लगभग था। अब थर्ड रीडिंग आती है, ठीक है, जो कब की गई? 14 नवंबर 1949 को। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर मूव द मोशन द कॉन्स्टिट्यूशन एज सेटल्ड बाय असेंबली बी पास्ड। और इसी टाइम पर B.R. अम्बेडकर ने कह दिया कि थर्ड रीडिंग में जो ड्राफ्ट रिप्रेजेंट किया गया है वही अब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया माना जाएगा, ठीक है। Motion on draft constitution passed on 26 November 1949 and received signatures of members and president। 26 नवंबर 1949 को जो ड्राफ्ट था वो पास कर दिया गया कॉन्स्टिट्यूशन पर, और मेंबर्स जो थे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के और प्रेसिडेंट के भी उस पर सिग्नेचर हो गए। यानी कि अब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, जो हमारा संविधान है, वो बनकर तैयार हो गया, ठीक है। The Constitution adopted on 26 November 1949 contained a preamble, 395 articles and 8 schedules, ठीक है। जो कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट किया गया था, ठीक है, लागू किया गया था 26 नवंबर 1949 को, वो हुआ था। उसके अंदर एक प्रियम्बल था जिसे हम इंटरफेस कहते हैं, ठीक है। सबसे पहला जो पेज आता है वही आता है कॉन्स्टिट्यूशन में, जिसे हम प्रियम्बल कहते हैं। उसके अंदर कितने आर्टिकल्स थे? 395 आर्टिकल्स थे, और कितने स्केड्यूल्स थे? 8, ठीक है। B.R. अम्बेडकर देन लॉ मिनिस्टर पायलटेड कॉन्स्टिट्यूशन इन असेंबली। B.R. अम्बेडकर थे जिन्होंने उसको इंट्रोड्यूस किया था असेंबली में। प्लेड प्रोमिनेंट पार्ट इन डेलिब्रेशंस, नोन फॉर हिज लॉजिकल, फोर्सफुल एंड परसुएसिव आर्ग्यूमेंट्स। हमें अच्छे से पता है B.R. अम्बेडकर जो थे वो लॉ मिनिस्टर थे, वो काफ़ी बहुत ज़्यादा समझदार थे। कोई भी डिबेट हो और खासकर लॉजिकल फोर्सफुल आर्ग्यूमेंट्स उनकी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होती थी, पावरफुल होती थी। रिकॉग्नाइज्ड एज फादर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इसीलिए उन्हें फादर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का भी दर्जा दिया गया, ठीक। A brilliant writer, constitutional expert, undisputed leader of SCs and chief architect of the Constitution of India, known as Modern Manu। ये जो सारी चीज़ें हैं ये किसके बारे में कही गई हैं? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बारे में, क्योंकि वो बहुत अच्छे लेखक थे, लॉ को बहुत अच्छे से समझते थे, जो भी कॉन्स्टिट्यूशन रिलेटेड टर्म्स होते थे सारी चीज़ें उन्हें बहुत अच्छे से पता थी। साथ ही साथ जो शेड्यूल कास्ट थी उसके वो बहुत समझदार लीडर थे, इसीलिए उन्हें चीफ आर्किटेक्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। और दूसरे नाम से जो हम उन्हें जानते हैं वो है मॉडर्न मनु। अब हमारा सब टॉपिक आता है एनफोर्समेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। प्रोविजंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन पर्टेनिंग टू सिटीजनशिप,
elections, provisional parliament, temporary and transitional provisions and short title contained in article 5, 6। ठीक है, ये सारे जितने भी आर्टिकल्स थे, जो भी ये सारे सिटीजनशिप से रिलेटेड, इलेक्शन से रिलेटेड जो भी प्रोविजंस थे, ठीक है, वो तुरंत ही जैसे ही 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान लागू किया गया, तभी के तभी ये जो सारे प्रोविजंस थे इनको भी लागू कर दिया गया। ठीक है, ये जो प्रोविजंस थे ये तो 26 नवंबर 1949 को आ गए। ठीक है, रिमेनिंग प्रोविजंस मेजर पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू फोर्स ऑन 26 जनवरी 1950 डेट ऑफ इट्स कमेंसमेंट। ठीक है, रिमेनिंग जो बाकी सारे प्रोविजंस थे और जो मेजर पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का वो कब लागू किए गए, 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, जिस दिन हमारा संविधान एक्चुअली में लागू देश में किया गया था। अब हमारा जो संविधान बन के तैयार हो गया उसको पास भी कर दिया गया कब, 26 नवंबर 1949 को। लेकिन हम उसे जो एक्चुअली में लागू करते हैं जिस दिन वो देश में मान्य होगा वो हो जाता है 26 नवंबर 1950 को। तो हमने इतना इंतज़ार क्यों किया ये 2-2.5 महीने का, क्योंकि इसी दिन 1930 को 26 जनवरी की अपनी एक इम्पॉर्टेंस है, क्योंकि इस दिन 1930 में पूर्ण स्वराज जो था वो सेलिब्रेट किया गया था। ठीक है, और जो रेजोल्यूशन था लाहौर सेशन में दिसंबर 1920 को, वो भी 26 जनवरी को किया गया था। इसीलिए जो हमारे देश में जो रिपब्लिक डे के रूप में हम 26 जनवरी को मनाते हैं उसका यही एक इम्पॉर्टेंस है, क्योंकि 1930 को पूर्ण स्वराज इस दिन सेलिब्रेट हुआ था। इसीलिए हमने जो अपना कॉन्स्टिट्यूशन है इसी दिन से देश में लागू किया। With commencement of Constitution, India Independence Act of 1947 and Government of India Act of 1935 with all enactments were repealed। ठीक है, जैसे ही हमारा कॉन्स्टिट्यूशन देश में लागू होता है, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947 भी और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 भी, ये सब हमारे देश में निरस्त कर दिए जाते हैं, यानी कि इन सबको ख़त्म कर दिया जाता है। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट सब टॉपिक है एक्सपर्ट कमेटी ऑफ द कांग्रेस। ठीक है, अब कांग्रेस जो है उसने एक बनाई एक्सपर्ट कमेटी। ठीक है, जो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी उससे भी पहले एक कमेटी बनाई जाती है 8 जुलाई 1946 को। द कांग्रेस पार्टी अपॉइंटेड एन एक्सपर्ट कमेटी फॉर द पर्पज ऑफ प्रिपेयरिंग मटेरियल फॉर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ठीक है, 8 जुलाई 1946 को जो कांग्रेस पार्टी है, इंडियन नेशनल कांग्रेस, वो अपॉइंट करती है कि एक्सपर्ट कमेटी किसके लिए, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लिए काम तैयार करने के लिए, कि उन्होंने काम करने क्या क्या हैं, क्या क्या पर्पज़ हैं, क्या क्या उनके टास्क होंगे, ये सारी चीज़ें कौन डिसाइड करेगी, एक्सपर्ट कमेटी, जो किसने अपॉइंट की थी, कांग्रेस ने। ठीक है, एक ही पार्टी थी कांग्रेस, उसी ने इस कमेटी को अपॉइंट किया कब, 8 जुलाई 1946 को। कमेटी कंसिस्टेड ऑफ फॉलोइंग मेंबर्स। ठीक है, अब जो ये एक्सपर्ट कमेटी थी इसके मेंबर्स कौन कौन थे। फर्स्ट वॉज जवाहरलाल नेहरू, जो कि इसके चेयरमैन भी थे, मोहम्मद असफ अली, के.एम. मुंशी, ठीक है, एन. गोपाल स्वामी अयंगर, के.टी. शाह, डॉक्टर गदगिल, हुमायूं कबीर, के. सनातनम। ठीक है, ये जो थे 8, ये मेंबर्स थे किसके, एक्सपर्ट कमेटी के। बाद में चेयरमैन के प्रपोजल पर, यानी कि जवाहरलाल नेहरू के प्रपोजल पर, कृष्ण कृपलानी को मेंबर भी बनाया गया, साथ साथ उन्हें कन्वेनर ऑफ द कमेटी भी घोषित किया गया। ठीक है, इट हैड 2 सिटिंग्स। पहली जो इसकी सिटिंग्स थी, बैठक थी, वो हुई न्यू दिल्ली में 20 to 20 जुलाई 1946 को, और फिर दूसरी हुई एट बॉम्बे 15 to 17 अगस्त 1946 को। ठीक है, नंबर ऑफ नोट्स प्रिपेयर्ड बाय इट्स मेंबर्स। Committee discussed procedure to be adopted by Constituent Assembly, क्वेश्चन ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ वेरियस कमेटीज़। ये जो 3 थे, ठीक है, ये 3 काम थे जो इस एक्सपर्ट कमेटी ने किए। ठीक है, मैंने आपको पहले ही बताया था कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के क्या क्या टास्क होंगे। पहला काम तो उनका पहला तो ये था, बाकी ये जो 3 काम थे ये भी इस एक्सपर्ट कमेटी ने किए। ठीक है, कि कैसे कौन सा प्रोसीजर अडॉप्ट किया जाएगा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, कौन कौन सी कमेटीज़ बनाई जाएंगी, कौन कौन सी कमेटीज़ को अपॉइंट किया जाएगा। ठीक है, प्लेड इंपॉर्टेंट रोल इन मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, और हमारे संविधान को बनाने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल इस कमेटी ने प्ले किया था। ठीक है, ग्रैनविल ऑस्टिन ऑब्जर्व। अभी ग्रैनविल ऑस्टिन जो थे ये अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट थे, इन्होंने इसके बारे में कहा था, इट वॉज कांग्रेस एक्सपर्ट कमेटी सेट इंडिया ऑन द रोड टू हर प्रेजेंट कॉन्स्टिट्यूशन। इन्होंने कहा था कि कांग्रेस की एक्सपर्ट कमेटी ही थी जिसकी वजह से भारत को जो अपनी एक राह मिली कॉन्स्टिट्यूशन तैयार करने की, वो इस एक्सपर्ट कमेटी की वजह से ही मिली थी। ठीक है,
Committee members made general suggestions about autonomous areas, the powers of provincial government and center. ठीक है, और भी इन्होंने सजेशंस दिए थे किस बारे में, प्रोविंशियल गवर्नमेंट को क्या पावर देनी चाहिए, सेंट्रल में क्या पावर रहनी चाहिए, ऑटोनोमस एरियाज़ के बारे में भी इन्होंने सजेशंस दिए थे। ठीक है, कुछ ये कौन से मेंबर्स थे, एक्सपर्ट कमेटी के मेंबर्स थे। ठीक है, ऑल्सो ड्राफ्टेड रेजोल्यूशन क्लोजली रिजेंबलिंग द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। इन्होंने एक रेजोल्यूशन भी तैयार किया जो बहुत काफ़ी हद तक किससे मैच करता था, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन तक, जो हमने पढ़ा था, जो किसके द्वारा किया गया था, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। ठीक है, देखो अब आता है क्रिटिसिज्म ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बन गई, ठीक है, लेकिन इसके बारे में बहुत सारी ऐसी भी चीज़ें थी जो लोगों को पसंद नहीं आई थी, तो उसको क्रिटिसिज्म में बहुत झेलना पड़ा था। पहली चीज़ जो उन्होंने झेली, नॉट अ रिप्रेजेंटेटिव बॉडी। ठीक है, इसको कहा गया कि ये कोई रिप्रेजेंटेटिव बॉडी नहीं है। क्यों? एज मेंबर्स वर नॉट डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल ऑफ इंडिया ऑन द बेसिस ऑफ यूनिवर्स एडल्ट फ्रेंचाइज। ठीक है, इसको रिप्रेजेंटेटिव बॉडी क्यों नहीं कहा गया? क्योंकि जो इसके मेंबर्स थे, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जो मेंबर्स थे वो डायरेक्टली इलेक्ट नहीं किए गए थे पीपल ऑफ इंडिया के द्वारा, यानी कि वोट के द्वारा, इलेक्शन के द्वारा उनका चयन नहीं किया गया था, इसीलिए इसको रिप्रेजेंटेटिव बॉडी उन्होंने नहीं माना। ये पहला पॉइंट था। ठीक है, अब जो दूसरी आलोचना थी, ठीक है, किसके बारे में, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बारे में, वो दूसरी चीज़ क्या कही गई, इट वॉज नॉट अ सवरेन बॉडी। ठीक है, वो एक सवरेन बॉडी नहीं है जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है। क्यों? क्योंकि इट वॉज क्रिएटेड बाय प्रपोजल्स ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट। क्योंकि वो किसके द्वारा तैयार की गई, जब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने प्रपोजल्स दिए, ठीक है, उनकी परमिशन लेकर वो काम कर रहे हैं, तो इसलिए वो सवरेन बॉडी भी नहीं मानी गई। इस पर भी इसके आलोचकों ने इसके बारे में कहा। टाइम कंज्यूमिंग, टुक अनड्यूली लॉन्ग टाइम टू मेक द कॉन्स्टिट्यूशन। कुछ जो आलोचक थे उनके अकॉर्डिंग, कुछ जो क्रिटिक थे, उन्होंने बोला कि ये बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग था, इस असेंबली ने बहुत ज़्यादा लंबा समय लिया किसको तैयार करने के लिए, कॉन्स्टिट्यूशन को तैयार करने के लिए। इसी पर एक मेंबर थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, नज़ीरुद्दीन अहमद, उन्होंने एक नया नाम दिया था ड्राफ्टिंग कमेटी को। ठीक है, जब ड्राफ्टिंग कमेटी तैयार कर रही थी कॉन्स्टिट्यूशन का ड्राफ्ट, उसको दूसरा नाम दे दिया ड्रिफ्टिंग कमेटी। ठीक है, क्योंकि उन्होंने बहुत ज़्यादा लंबा समय लिया, उनके अकॉर्डिंग कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में लंबा समय लिया गया, इसीलिए उन्होंने उसको नाम दे दिया ड्रिफ्टिंग कमेटी। ठीक है, अब जो फोर्थ पॉइंट है क्रिटिसिज्म का, वो क्या था, दिस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वॉज डोमिनेटेड बाय कांग्रेस। ठीक है, जो कुछ क्रिटिक थे उनके अकॉर्डिंग जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी उसको कौन डोमिनेट करता था, उसके ऊपर कौन राज कर रहा था, किसके अकॉर्डिंगली वो वर्क कर रही थी, कांग्रेस के अकॉर्डिंग। चार्ज्ड इट एज इट वाज डोमिनेटेड बाय द कांग्रेस पार्टी। ठीक है, क्योंकि उसको कौन डोमिनेट कर रही थी, कांग्रेस पार्टी। ग्रेनवेल ऑस्टिन, जो कि अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट थे, मैंने आपको बताया, ही सेड कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली वॉज अ बॉडी इन एसेंशियली ऑन वन पार्टी कंट्री। ठीक है, उनके अकॉर्डिंग क्या था कि इस देश में एक ही पार्टी है और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली भी उसी पार्टी के अकॉर्डिंग काम कर रही है। ठीक है, अब जो फिफ्थ पॉइंट था उसके बारे में, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बारे में क्या कहा गया उसमें, लॉयर पॉलिटिशियन डोमिनेशन। इसमें कहा गया कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है उसको जो डोमिनेट कर रहे हैं वो कौन कर रहे हैं, लॉयर और पॉलिटिशियन। लॉयर्स थे वकील और दूसरे पॉलिटिशियंस। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वॉज डोमिनेटेड बाय लॉयर्स एंड पॉलिटिशियंस, मेन रीजन फॉर द बल्कीनेस एंड कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कुछ के अकॉर्डिंग जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी उसमें डोमिनेशन जो थी, उसके अंदर जो मेन जो ज़्यादातर मेंबर्स थे वो कौन थे, या तो लॉयर्स थे या पॉलिटिशियंस थे। नॉर्मल जो पर्सन होता है उसको उसमें नहीं रखा गया, और यही एक कारण था कुछ लोगों के अकॉर्डिंग कि जो कॉन्स्टिट्यूशन की या हमारे संविधान की जो इतनी जो कॉम्प्लिकेटेड भाषा है वो इसीलिए है क्योंकि उसके ऊपर जो डोमिनेशन था वो किसका था, लॉयर का और पॉलिटिशियन का। लॉयर पॉलिटिशियंस उस भाषा को समझ सकते थे, लेकिन नॉर्मल इंसान के लिए उसे समझना बहुत ज़्यादा मुश्किल था। ठीक है, और जो लास्ट पॉइंट बनता है वो है डोमिनेटेड बाय हिंदूज। ठीक है, अब जो लास्ट पॉइंट में कहा गया कि ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है इसको जो डोमिनेट कर रहे थे या इसके ऊपर जो भी जिनकी मर्जी चल रही थी वो कौन थे, हिंदूज। ठीक है, तो लॉर्ड विस्काउंट साइमन ने भी इसको अ बॉडी ऑफ हिंदूज कहा था, किसको, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को। ये सारे क्रिटिसिज्म थे जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बारे में कहे गए या उसको दिए गए। ठीक है, देखिए कुछ पॉइंट्स हैं जो हमें कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बारे में पता होने चाहिए, कुछ फैक्ट्स हैं। ठीक है, तो एक बार उन पर नज़र डाल लेते हैं। एलिफेंट, ठीक है, अडॉप्टेड एज सिंबल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली था उसका चिन्ह या सिंबल किसको माना गया,
एलिफेंट को, ठीक है। सर बी एन राव, ठीक है, अपॉइंटेड एज द कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर, लीगल एडवाइजर टू कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जो लीगल एडवाइजर थे, जो कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर जिन्हें अपॉइंट किया गया वो कौन थे? सर बी एन राव, ठीक है। फिर HVR एंगर, ठीक है, सेक्रेटरी टू कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के सेक्रेटरी चयनित हुए वो कौन थे? HVR एंगर, ठीक है। फिर होते हैं SN मुखर्जी, जो कि चीफ ड्राफ्ट्समैन थे कॉन्स्टिट्यूशन के, ठीक है। कौन थे? SN मुखर्जी। प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, ठीक है, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, ये कैलीग्राफर थे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के। कैलीग्राफर यानी कि जिन्होंने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को लिखा था, ठीक है। और कौन सी स्टाइल में इन्होंने लिखा था? इटैलिक भाषा में, ठीक है, इटैलिक स्टाइल में, ठीक है। याद रखना है कौन थे? प्रेम बिहारी रायजादा, ये कैलीग्राफर थे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, जिन्होंने अपने हाथ से इस इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को लिखा था। Beautified and decorated by artists from Shantiniketan, including नंदलाल बोस एंड ब्योहर राम मनोहर सिन्हा। और जो उसको सजाया था, जो उसको डेकोरेट किया था, वो आर्टिस्ट थे नंदलाल बोस, ब्योहर राम मनोहर सिन्हा, ठीक है। कैलीग्राफी ऑफ हिंदी वर्जन डन बाय वसंत कृष्ण वैद्य एंड डेकोरेटेड बाय नंदलाल बोस, ठीक है। और जो हिंदी वर्जन था कॉन्स्टिट्यूशन का, इंग्लिश में तैयार किया गया जब संविधान, तो उसको ब्यूटीफाई करने के लिए जो अलग कैलीग्राफर थे वो थे प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। अब जो हिंदी में जो संविधान लिखा गया था वो उसको कैलीग्राफी किसने की थी? उसको हिंदी में किसने लिखा था? वसंत कृष्ण वैद्य ने। और सजाया किसने था? नंदलाल बोस ने, ठीक है। ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे जो आपको कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बारे में और कुछ जो कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड भी थे, इन सबको आपको याद रखना है। किसने कैलीग्राफी की, किसने उसे डेकोरेट किया, कौन उसके चीफ ड्राफ्ट्समैन थे, कौन सेक्रेटरी थे, लीगल एडवाइजर कौन बने और सिंबल क्या था। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इस चैप्टर में दिए हुए हैं, ठीक है, ये आपको याद रखने हैं। अब हमारी सब जो टॉपिक है वो क्या आता है? हिंदी टेक्स्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब जो कॉन्स्टिट्यूशन का हिंदी में टेक्स्ट तैयार किया गया, ठीक है, उसके बारे में क्या क्या चीज़ें हैं। Originally, Constitution did not make any provision with respect to authoritative text of Constitution in Hindi language. Constitution में कोई भी ऐसा प्रावधान नहीं दिया गया था कोई भी हिंदी लैंग्वेज से रिलेटेड जो Constitution लिखा जाएगा उससे रिलेटेड, ठीक है। लेकिन बाद में प्रोविजन मेड बाय 58th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1987, लेकिन बाद में एक प्रोविजन पास किया जाता है, ठीक है, एक प्रोविजन बनाया जाता है किस अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा? 58th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1987, जिसके थ्रू एक नया आर्टिकल 394A और किस में? पार्ट 22 में इंसर्ट किया जाता है, डाला जाता है, ठीक है। उसमें कुछ प्रोविजंस थे। अब जो इस एक्ट के प्रोविजंस थे एक बार उन्हें देख लेते हैं। प्रेसिडेंट शेल कॉज टू बी पब्लिश्ड फर्स्ट ट्रांसलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इन हिंदी लैंग्वेज, ठीक है। प्रेसिडेंट जो है उनको क्या क्या कार्य दिए गए कि एक तो कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो हिंदी भाषा में भी उसको ट्रांसलेट किया जाना चाहिए। ऑल अमेंडमेंट्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन मेड बिफोर सच पब्लिकेशन शुड बी इनकॉर्पोरेटेड इन इट, ठीक है। जो भी अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन में किए गए हैं, ठीक है, जब वो हिंदी टेक्स्ट लिखा जाएगा उन अमेंडमेंट्स को उसमें भी इंक्लूड या इनकॉर्पोरेट किया जाना चाहिए, ठीक है। और जो लास्ट पॉइंट था इसके जो प्रोविजन में वो क्या था? ट्रांसलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड एवरी अमेंडमेंट पब्लिश्ड शेल बी कॉन्स्टिट्यूट टू हैव सेम मीनिंग एज ओरिजिनल टेक्स्ट इन इंग्लिश। जो भी इंग्लिश में ओरिजिनल टेक्स्ट है उसके अंदर जो भी अमेंडमेंट किया गया है और जो भी उसकी भाषा उसे एक्चुअली में बिल्कुल सेम मीनिंग के साथ हिंदी में भी उसको पब्लिश किया जाना चाहिए, ठीक है। देखिए पेज नंबर 2.7 पे आप जब देखेंगे, ठीक है, वहाँ पर आपको ये दिया हुआ है एलोकेशन ऑफ सीट्स इन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एंड रिजल्ट्स ऑफ इलेक्शंस टू कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। एक बार इन दोनों टेबल को आप देख लीजिएगा, रटने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस एक देख लीजिएगा, इससे आपको आइडिया हो जाता है कितनी सीट्स किसके पास गई, मुस्लिम लीग को, कांग्रेस को कितनी सीट्स उन्होंने जीती, क्या रिजल्ट रहे। तो इससे और ज़्यादा अच्छे से आप डेप्थ में चैप्टर को समझ पाते हैं। तो एक बार आप इन्हें और देख लीजिएगा, ठीक है। फाइनली गाइज अब हमारा जो मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है सेकंड चैप्टर इंडियन पॉलिटी का हम कंप्लीट कर चुके हैं। पॉइंट टू पॉइंट मैंने एक्सप्लेन किया है, कोई भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैंने इसमें नहीं छोड़ी है। अब जल्द ही हम आपसे मिलेंगे थर्ड चैप्टर के साथ। तब तक के लिए अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच।